तो आइए इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 11 फॉरेन एक्सचेंज रेट का एंड करते हैं। ठीक है, हेलो, वेलकम बैक टू योर चैनल द इकोनॉमिक्स हब। माय नेम इज अनंत। तो सबसे पहले ये टॉपिक है आज का, गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम। गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम का बेसिकली मतलब क्या होता है, यहाँ पे गोल्ड को क्यों बोला गया है। हम सब जानते हैं गोल्ड एक ऐसी एसेट्स होता है, एक ऐसा एसेट्स होता है जिसको कोई भी इंसान ईजिली एक्सेप्ट कर सकता है। मतलब आपके पास पैसा नहीं है तो आप किसी को गोल्ड देके कोई भी चीज़ को खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। ठीक है, समझ में आई बात। अब आगे बढ़ते हैं। गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम जो मैंने आपको समझाया। अकॉर्डिंग टू सिस्टम इस सिस्टम के हिसाब से क्या होता है, गोल्ड वॉज टेकन एज द कॉमन यूनिट ऑफ पैरिटी बिटवीन टू करेंसीज। मतलब डिफरेंट कंट्रीज़ की करेंसीज के बीच में भी एक्सचेंज होता है गोल्ड। मतलब आपके पास पैसा नहीं है, आपको डॉलर चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं, गोल्ड दे के भी दूसरी कंट्री की करेंसी को एक्सचेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये बताना चाह रहे हैं क्योंकि गोल्ड एक ऐसा एसेट्स है, मैंने आपको वैसे पहले बताया, जिसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक, अब एग्जाम्पल के तौर पर पढ़ते हैं। इफ़ 1 UK पॉन्ड इज इक्वल्स टू 4 ग्राम ऑफ गोल्ड। मतलब अगर एक यूके पॉन्ड के 4 ग्राम ऑफ गोल्ड वैल्यू है, ऐसे ही $1 जो है वो 2 ग्राम ऑफ गोल्ड है, ऐसे ही $1 जो है वो 2 ग्राम ऑफ गोल्ड है। तो आप बताएंगे मुझे किसकी वैल्यू ज़्यादा है। तो 1 UK पॉन्ड में 4 ग्राम ऑफ गोल्ड मिल रहा है और $1 में 2 ग्राम ऑफ गोल्ड मिल रहा है, तो ऑब्वियसली 1 UK पॉन्ड की वैल्यू क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। तो यहाँ पे क्या हो गया, 1 UK पॉन्ड किसके बराबर हो गया, $2 हो गया, क्योंकि 1 UK पॉन्ड में 4 ग्राम ऑफ गोल्ड मिल रहा है और 2 UK पॉन्ड में भी आपको $2 में भी आपको 4 ग्राम ऑफ गोल्ड मिल रहा है। तो यहाँ पे जो पॉन्ड है उसकी वैल्यू क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। ये मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता दिया। ठीक है, दिस सिस्टम ऑफ एक्सचेंज वॉज ऑल्सो नोन एज अ मिंट पार वैल्यू। उसको कभी कभी एग्जामिनर पूछ लेता है, मिंट पार वैल्यू ऑफ एक्सचेंज रेट और मिंट पैरिटी का मतलब क्या होता है, तो आप यही सिस्टम उसको समझा देंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव ब्रिटन वुड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट। अब ब्रिटन वुड सिस्टम का मतलब क्या होता है, जिसको हम एडजस्टेबल पेग सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट के नाम से भी जानते हैं। ब्रिटन वुड सिस्टम इवन इट वॉज अ फिक्स, एक फिक्स सिस्टम है, एक्सचेंज रेट सिस्टम है, बट इसमें कहीं ना कहीं हमें कुछ एडजस्टमेंट देखने को मिल जाती हैं। जो पैक का मतलब है, यहाँ का पैक का मतलब होता है, यहाँ पैक का मतलब है रिलेट। ठीक है, रिलेट मतलब एक कंट्री की करेंसी कैसे दूसरी कंट्री से रिलेट हो रही है। आगे बढ़ते हैं। डिफरेंट करेंसीज वर पैक्ड और रिलेट टू वन करेंसी दैट इज़ $। मैंने आपको पहले भी बताया है, पिछली वीडियोस में बताया, अगर आपने वो नहीं देखी है तो उसको प्लीज़ देखेगा, कि डॉलर एक ऐसी करेंसी है जो यूनिवर्सल एक्सेप्टेबल है। इससे भी बहुत ज़्यादा ऐसी करेंसीज हैं जो बहुत पावरफुल है, बट डॉलर ही को क्यों हम एज्यूम करते हैं, मेज़र करते हैं, बिकॉज डॉलर एक ऐसी करेंसी है जिसे कोई भी ईजिली एक्सेप्ट कर सकता है सेल एंड परचेज के लिए। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर हो गया। $। वॉज असाइन गोल्ड वैल्यू एट फिक्स प्राइस, जैसे मैंने आपको बताया $2 इज इक्वल्स टू 1 ग्राम ऑफ गोल्ड। ठीक है, ऐसे ही 10 ग्राम ऑफ गोल्ड भारत में 60,000 रुपीज़ का है, तो अलग अलग करेंसीज में अलग अलग रेट्स होते हैं। ठीक, वैल्यू ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ $। अल्टीमेटली इम्प्लाई वैल्यू ऑफ दैट करेंसी इन टर्म्स ऑफ गोल्ड और डॉलर। किसी भी चीज़ को हम गोल्ड और डॉलर्स में, मतलब गोल्ड में कन्वर्ट ईजिली कर सकते हैं। गोल्ड में ही क्यों कन्वर्ट करें, आप सबके सिल्वर में कर सकते हैं, प्लैटिनम में कर सकते हैं, बिकॉज गोल्ड एक यूनिवर्सल एक्सेप्टेबल है। गोल्ड कंटिन्यू टू बी अल्टीमेट यूनिट ऑफ पैरिटी। गोल्ड पुराने ज़माने से ही बहुत अल्टीमेट यूनिट ऑफ पैरिटी बनता हुआ आया है दो कंट्रीज़ की करेंसीज के बीच में, मतलब दो कंट्रीज़ के एक्सचेंज के बीच में। ठीक है, एडजस्टमेंट इन द पैरिटी वैल्यू ऑफ करेंसी वॉज पॉसिबल। यहाँ पे एडजस्टमेंट यस पॉसिबल है। अगर आपसे पूछे ना कि क्या ब्रिटन वुड सिस्टम में एडजस्टमेंट पॉसिबल है, तो आप बताएंगे यस एडजस्टमेंट पॉसिबल है, लेकिन वो एडजस्टमेंट कौन कर सकता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अलाउड करेगा, तभी वहाँ पे एडजस्टमेंट पॉसिबल हो सकती है। क्लियर हुआ, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको बताया है फिक्स एक्सचेंज रेट और फ्लैक्सिबल एक्सचेंज रेट में डिफरेंस क्या होता है, ये मैंने आपको ऑलरेडी पिछली वीडियो में समझा दिया। मैं आपको फिर से आपको एक बार समझा देता हूँ। फिक्स एक्सचेंज रेट इज़ डिटरमिन्ड बाय द गवर्नमेंट। फिक्स एक्सचेंज रेट होता है वो गवर्नमेंट डिटरमाइन करती है। और हाँ, एक क्वेश्चन मुझे बताइए, जब किसी रेट को गवर्नमेंट डिटरमाइन करती है तो उसको क्या बोलते हैं, और जब मार्केट फोर्सेस डिटरमाइन करता है तब उसको क्या बोलते हैं। ठीक है, समझ में आई बात, इसका आंसर मुझे आप कमेंट सेक्शन में दें। नेक्स्ट है आपके पास, चेंज इन द फिक्स एक्सचेंज रेट आर प्लान एंड इंट्रोड्यूस बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ही क्या करेगी, किसी कंट्री का एक्सचेंज रेट को फिक्स करेगी, ज़्यादा करेगी या
कम करेगी। ज़्यादा करेगी तो क्या बोलते हैं, और कम करती है तो क्या बोलते हैं? कब? गवर्नमेंट। ठीक है, मैं आपको फिर से बता दूँ, गवर्नमेंट अगर करेंसी के रेट्स को, दूसरी करेंसी के रेट्स को ज़्यादा करती है तो क्या बोलते हैं, और कम करती है तो क्या बोलते हैं? और मार्केट फोर्सेस जब कम होते हैं और ज़्यादा होते हैं तो क्या बोलते हैं? इन चारों के अलग अलग नाम हैं। ठीक है, और किसी भी कंट्री की करेंसी क्या कर सकती है, गवर्नमेंट क्या कर सकती है, उसके रेट्स को डिसाइड कर सकती है। जैसे इंडिया में रेट कौन डिसाइड करेगा? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, वो डीवैल्यूड भी होता है, रीवैल्यूड भी होता है, ये आपको ऑटोमेटिकली यहाँ से समझ में आ जाएगा। टू मेंटेन द फिक्स एक्सचेंज रेट एट अ पर्टिकुलर लेवल, द गवर्नमेंट नीड्स टू मेन और कीप अ लार्ज स्टॉक ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। गवर्नमेंट क्या करती है, अपने पास बहुत सारा स्टॉक मेंटेन करने के लिए रेट्स को अप करती है और रेट्स को डाउन करती है। ठीक है, ये मैंने आपको हाईलाइट करके क्यों बताया, इसको ध्यान से सुनेगा। डिग्री ऑफ स्पेकुलेशन इज़ वेरी लो। जब गवर्नमेंट रेट्स को क्या करेगी, जब गवर्नमेंट रेट्स को डिसाइड करेगी, चाहे वो ज़्यादा करें चाहे वो कम करें, उस केस में जो स्पेकुलेशन की डिग्री होती है बहुत क्या होती है, वो कम होती है। क्योंकि गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया, अब गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया, हमें पता है ये चीज़ इतने की बिकेगी, तो उस पर स्पेकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं। हमें पता है कि ये जो 10 रुपये की चीज़ है वो आने वाले 10 साल में भी 10 रुपये की रहेगी, तो क्या आप उस पर स्पेकुलेशन, मतलब उस पर स्टॉक मार्केट में या किसी और तरीके से पैसा इन्वेस्ट करेंगे? नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे स्पेकुलेशन का जो चांसेस होता है वो बिल्कुल ना के बराबर होता है। किस केस में? जब गवर्नमेंट किसी रेट को फिक्स करती है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट वी हैव फ्लैक्सिबल एक्सचेंज रेट। फ्लैक्सिबल एक्सचेंज रेट काम समझ में आ रहा है, जहाँ पे हमें कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं, जहाँ पे हमें कुछ ना कुछ बदलाव देखने को मिलते हैं, जहाँ पे हम बोल सकते हैं, जहाँ पे जो चीज़ें चलती हैं वो चलती हैं मार्केट फोर्सेस के हिसाब से, मतलब डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से। ठीक, फ्लैक्सिबल एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। मैंने आपको पहले बता दिया। यहाँ पे क्या है, जो भी चीज़ों में बदलाव होगा वो डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से होगा। यहाँ पे एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन ही लास्ट वाला टॉपिक है। और यहाँ पे यहाँ पे भी मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे डिग्री ऑफ स्पेकुलेशन होने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। हमें नहीं पता कि किसी कॉमोडिटी का प्राइस कब इतना बढ़े, कब इतना बढ़े, कब इतना बढ़े, और कब इतना भी बढ़ सकता है और कम भी हो सकता है। तो इस केस में लोग स्पेकुलेशन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि यहाँ पे सब चीज़ें किस पे डिपेंड होती हैं, सब चीज़ें मार्केट फोर्सेस पे डिपेंड होती हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट फिक्स एक्सचेंज रेट और फ्लैक्सिबल एक्सचेंज रेट। आपसे बोर्ड्स में एग्जामिनर पूछ सकता है कि किस एक्सचेंज रेट में स्पेकुलेशन एक्टिविटी होती है और किस एक्सचेंज रेट में स्पेकुलेशन एक्टिविटी नहीं होती है। ठीक है, समझ में आ गई बात? आगे बढ़े। ओके, नेक्स्ट वी हैव मैनेज फ्लोटिंग। मैनेज फ्लोटिंग का नाम मतलब क्या होता है? मैनेज फ्लोटिंग नाम से समझ में आ रहा है मैनेज करना। मैनेज मतलब कायदे कानून से चीज़ों को लेकर चलना। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड डर्टी फ्लोटिंग। इसे डर्टी फ्लोटिंग भी बोला जाता है। डर्टी फ्लोटिंग क्यों बोला जाता है, इसको हम आगे बढ़ते हैं। इट इज़ अ रेट और सिस्टम ऑफ फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट वेयर एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय द फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। यहाँ पे चीज़ें डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से चलती हैं, बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे मार्केट फोर्सेस का भी इन्वॉल्वमेंट है, मतलब डिमांड एंड सप्लाई का भी इन्वॉल्वमेंट है, और कहीं ना कहीं आरबीआई, हम भारत की बात करें, आरबीआई या किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट भी यहाँ पे रेट्स को डिसाइड कर देती है। तो इसीलिए इसको एक डर्टी फ्लोटिंग बोला जाता है। यहाँ कुछ नहीं पता कि मार्केट फोर्सेस के हिसाब से चीज़ें होंगी तय या आरबीआई करेगी, मतलब उस कंट्री की गवर्नमेंट करेगी। बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री बाय द वे ऑफ सेल एंड परचेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इन द इंटरनेशनल मनी मार्केट। मैनेज फ्लोटिंग इज एन अटैम्प्ट टू कीप द एक्सचेंज रेट विद इन द डिजायर्ड लिमिट। ये इसलिए होता है कि किसी भी रेट्स, किसी भी कंट्री में किसी तरह का नुकसान ना हो और चीज़ें ज़्यादा इधर उधर ना हो, इसलिए मैनेज फ्लोटिंग करा जाता है। किसी भी सरकार के द्वारा भी करा जाता है और मार्केट फोर्सेस के द्वारा भी करा जाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं मैनेज फ्लोटिंग। क्लियर हो गई बात? मैनेज फ्लोटिंग का सिंपल सा अगर डेफिनेशन पूछे, बोर्ड्स में आ भी सकती है, लेकिन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट वी हैव कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स क्या होते हैं? डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। वाई फॉरेन एक्सचेंज? क्यों चाहिए हमें फॉरेन एक्सचेंज? क्यों चाहिए हमें डॉलर? क्यों चाहिए हमें यूरो? क्यों चाहिए हमें अलग अलग कंट्रीज़ की करेंसीज़ को? ठीक है, अब क्यों होता है? सबसे पहला है रीपेमेंट ऑफ इंटरनेशनल लोन, इन्वेस्टमेंट इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इम्पोर्ट, डायरेक्ट परचेज फ्रॉम अब्रॉड, ग्रांट एंड डोनेशन, पेमेंट ऑफ इनकम। ये 7 एक्टिविटीज़ हैं जिसके लिए हमें फॉरेन एक्सचेंज की ज़रूरत होती है। तो आइए इसको एक एक करके मैं आपको अच्छे से डिटेल में समझा देता हूँ। सबसे पहला क्या दे रखा है? सबसे पहला आपको दे रखा है रीपेमेंट ऑफ इंटरनेशनल लोन। अगर आपने किसी कंट्री से लोन लिया है, सपोज इंडिया ने यूएस से लोन लिया है, तो उस लोन को वो रुपीज़ में थोड़ी ना चुकाएगा, डॉलर में चुकाएगा। तो इसलिए क्या करना पड़ा उसे? इसीलिए उसे फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड करनी पड़ी, इसलिए फॉरेन एक्सचेंज उसको चाहिए। क्लियर हो गई बात?
नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। चाहते हैं आप चाइना में इन्वेस्टमेंट करें, आप चाहते हैं आप यूके में इन्वेस्टमेंट करें, आप चाहते हैं आप जापान में इन्वेस्टमेंट करें, आप चाहते हैं आप किसी अदर कंट्री में इन्वेस्टमेंट करें, तो रुपीज़ में तो इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। ऑब्वियसली डॉलर या उस कंट्री की करेंसी जो भी होगी वहाँ पे आप उस फॉर्मेट में उसको इन्वेस्टमेंट करेंगे। इम्पोर्ट, अब इंडिया से आप कोई मतलब यूएस से कोई चीज़ इंडिया में मंगाना चाह रहे हैं तो गुड्स तो आ गया, लेकिन इंडिया ने यूएस को जो पेमेंट करी क्या वो रुपीस में करेगा? नहीं, डॉलर में करेगा। तो हमें फॉरेन करेंसी की ज़रूरत पड़ी। डायरेक्ट परचेज फ्रॉम अब्रॉड, आप बाहर घूमने गए, कंट्री में घूमने गए, तो क्या रुपीस में एक्सचेंज कर नहीं करेंगे ना। तो वहाँ पे जो भी एक्सचेंज काउंटर होगा पहले आप रुपीस को देंगे, फिर वो रुपीस से आपको उस कंट्री की करेंसी को देगा। आप वहाँ से क्या कर सकते हैं? परचेज कर सकते हैं। ग्रांट एंड डोनेशन, आपको किसी कंट्री में डोनेशन देना है, उस कंट्री में फ्लड आ गया है, कोई भी प्रॉब्लम हो गई, जैसे श्रीलंका में क्राइसिस हुए या किसी और क्राइसिस हुए, तो गवर्नमेंट ने मदद करी, तो क्या वो रुपीज़ में मदद करेगा? नहीं। तो उस कंट्री को उस कंडीशंस में भी क्या होता है, हमें डॉलर या यूरो या अलग अलग कंट्रीज़ की करेंसीज की ज़रूरत हमें पड़ती है। ठीक है। नेक्स्ट, पेमेंट ऑफ इनकम। आपने कुछ सुख सुविधा वहाँ से ली, मतलब वहाँ से कुछ चीज़ आपने ली, वहाँ के लोगों को आपने बुलाया, अब उन लोगों को आप इनकम नहीं दोगे। इनका मतलब उनको, चाहे वो रेंट हो गया, चाहे वो वेजेस हो गया, चाहे वो आपके पेमेंट हो गया, कुछ भी हो सकता है, तो आप किस में पेमेंट करेंगे उनको? उनकी कंट्री की करेंसी में पेमेंट करेंगे। इसलिए हमें फॉरेन एक्सचेंज की ज़रूरत पड़ती है। स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग अभी हमने पढ़ा पीछे, वहाँ पे स्टॉक में हमें पैसा लगाना है, मार्केट में म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाना है, तो उसके लिए हमें फॉरेन एक्सचेंज की ज़रूरत पड़ती है। बहुत सिंपल से तरीके हैं जो मैंने आपको समझाया, इसको आप डिटेल में पूरा लिख सकते हैं। उसके लिए आप मेरे PDF नोट्स को भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है सोर्सेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। अब हमने खर्चे तो देख लिए, हमें खर्चों के लिए फॉरेन एक्सचेंज की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन फॉरेन एक्सचेंज के सोर्सेज क्या होते हैं, कहाँ से आएगा? तो सबसे पहले एक्सपोर्ट हम सबको पता है एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है। एक्सपोर्ट का मतलब होता है जब कोई इंडिया ने यूएस को सामान बेचा, ठीक है, गुड्स बेचा, तो वो क्या करेंगे, हमें डॉलर्स में पेमेंट कर रहे हैं, तो हमारे पास फॉरेन करेंसी आ रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है। तभी तो कहती है गवर्नमेंट एक्सपोर्ट को बढ़ाओ, इम्पोर्ट इम्पोर्ट को सब्स्टिट्यूट करो, खुद बनाओ। एक्सपोर्ट जितना ज़्यादा होगा फॉरेन करेंसी की डिमांड, मतलब हमारे पास फॉरेन करेंसी उतना ज़्यादा आएगा। इन्वेस्टमेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, फ्रॉम इंडिया में लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, इंडिया में लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं बाहर की कंट्रीज़ में, तो वो क्या हो रहा है, फॉरेन एक्सचेंज इनफ्लो हो रहा है। ठीक, डायरेक्ट परचेज बाय रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, हम बाहर के लोग इंडिया में आके इन्वेस्ट कर मतलब परचेज कर रहे हैं, तो हमारे पास इनफ्लो हुआ। ठीक है, इनफ्लो हो रहा है इस कंडीशन में। ठीक, ऐसे ही आपका लोन फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, हमारी कंट्री से किसी कंट्री ने लोन लिया, तो उसके बाद हमारे पास कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है। ग्रांट एंड डोनेशन, ऐसे ही हमें कहीं से ग्रांट मिला, कहीं से डोनेशन मिली, तो वो सब क्या है, ये इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज है। ठीक है, दिस इज़ ऑल अबाउट इनफ्लो ऑफ फॉरेक्स। ये सब क्या हो रहा है, इनफ्लो हो रहा है फॉरेन एक्सचेंज का। ठीक है, इनकम रिसिप्ट्स, हमने इनकम जनरेट करी, हमारे लोग वहाँ पे जाके काम कर रहे हैं, तो वो पैसा भिजवा रहे हैं, तो वो दिस इज़ ऑल आर इनफ्लो। ये सब इनफ्लो हो रहा है हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज का। समझ में आ गई बात? तो बहुत सिंपल से शब्दों में मैंने आपको समझाया है कि फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है। ठीक है, एक होता है इनफ्लो। इनफ्लो का मतलब होता है जब हमारे पास फॉरेन करेंसी आती है, और आउटफ्लो क्या होता है, जब हमारे पास से फॉरेन करेंसी जाती है। ठीक है, जब हम एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारे पास फॉरेन करेंसी आएगी, और जब इंपोर्ट करेंगे तो हमारे पास फॉरेन करेंसी क्या हो जाएगी, जाएगी, आउटफ्लो हो जाएगा। तो यही सब चीज़ें आपको मैंने ऊपर समझाई, इनफ्लो और आउटफ्लो। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है ये इस चैप्टर का, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या होता है। सिंपल सी बात है भैया, मार्केट का मतलब क्या होता है, एक ऐसी प्लेस जहाँ पे हम चीज़ों को खरीदते हैं और बेचते हैं। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एक ऐसा मार्केट होता है जहाँ पे अलग अलग कंट्री की करेंसीज को हम लोग क्या करते हैं, चेंज करते हैं। ठीक है, तो ये है, देखो लिखा है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट refers to the market for national currencies of different countries in the वर्ल्ड। अलग अलग लोग आते हैं, अलग अलग कंट्रीज़ के लोग आते हैं, और वो लोग क्या करते हैं, इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं, इंडिया के लोग बाहर जाके इन्वेस्ट करते हैं, यूएस के लोग कहीं और इन्वेस्ट करते हैं, तो अलग अलग कंट्रीज़ के अलग अलग लोग क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। इसके 3 फंक्शंस होते हैं, एक तो होता है फंक्शंस, ट्रांसफ़र फंक्शन, क्रेडिट फंक्शन और हेडविंग फंक्शन। अब इन तीनों फंक्शंस को हम आगे डिटेल में स्टडी करते हैं। उसके बाद हम पढ़ लेते हैं ऑपरेशंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। ऑपरेशन 2 तरह का होता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको बहुत ध्यान से समझेगा। स्पॉट मार्केट और फॉरवर्ड मार्केट। स्पॉट मार्केट क्या होता है, स्पॉट मार्केट नाम समझ में आ रहा है, जो करंट ऑन द स्पॉट, अभी लिया
अभी बेच दिया। और फॉरवर्ड मार्केट क्या होता है? फॉरवर्ड मार्केट होता है आपका जो हम क्या करते हैं, फॉरवर्ड मार्केट का मतलब होता है जो हम आने वाले समय के लिए डीलिंग करते हैं। तो इन दोनों टॉपिक को समझते हैं क्या है। स्पॉट मार्केट डेली नेचर, ये डेली नेचर का होता है। इट डज़ नॉट ट्रेड इन फ्यूचर डिलीवरी, यहाँ पे फ्यूचर की कोई बात नहीं होती। भैया जितना रुपया आज के टाइम पे चल रहा है उतने रुपये में आप हमें चीज़ें दें, पैसा दें और ले जाएं, ठीक है। इन विच इट्स डैट रेट विच प्रिवल्स एट द टाइम व्हेन ट्रांजेक्शन आर मेड, जिस समय ट्रांजेक्शन हो रही होंगी ऑन द स्पॉट। सपोज एग्जांपल मैं आपको बताऊं, 12 जनवरी 2023 में कोई ट्रांजेक्शन हुई, उस समय डॉलर चाहे 80 रुपये हो चाहे 60 रुपये, जितने रुपए में भी होगा उतने रुपए में डील हो जाएगी, ठीक है। तो उसको बोलते हैं स्पॉट मार्केट, ठीक। इट हैंडल्स करंट ट्रांजेक्शन, हाथों हाथ भैया लो, हाथों हाथ दो, कुछ नहीं पता। रेट ऑफ एक्सचेंज डिटरमाइन इन दिस मार्केट इज ऑल्सो कॉल्ड अ स्पॉट रेट ऑफ एक्सचेंज। अभी आपको करना है, इसमें हेडगिंग अलाउ नहीं होता है। हेडगिंग का मतलब क्या होता है? देखो हेडगिंग फंक्शन लिखा है ना, हेडगिंग का मतलब होता है जहाँ पे फ्यूचर ट्रांजेक्शन्स होती हैं, लेकिन स्पॉट मार्केट में फ्यूचर ट्रांजैक्शंस कुछ नहीं होती है, इसलिए यहाँ पे हेडगिंग अलाउ नहीं होता है। आपसे पूछा जा सकता है कि स्पॉट मार्केट में हेडगिंग अलाउ होता है, आप बताएंगे स्पॉट मार्केट में हेडगिंग अलाउ नहीं होता है। अगर स्पॉट मार्केट और फॉरवर्ड मार्केट में कोई भी डिफरेंस कभी भी 3 नंबर में भी लिखने के लिए आए तो आप ये पूरा लिख सकते हैं जो मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है फॉरवर्ड मार्केट। फॉरवर्ड मार्केट नाम से हमें समझ में आ रहा है फॉरवर्ड मार्केट। फॉरवर्ड मार्केट का मतलब क्या है? जहाँ पे चीज़ें फ्यूचर के लिए ट्रांजेक्शन हो रहा है। डैट मीन्स डैट आर मीन फॉर फ्यूचर डिलीवरी। जैसे मतलब क्या हुआ, हमने ट्रांजेक्शन करना है, सपोज 2024 की 24 जनवरी में हमें कोई ट्रांजेक्शन करना है, ठीक है। सच ट्रांजेक्शन आर साइन टुडे, लेकिन साइन आज हो जाएगा फ्यूचर डेट्स के लिए। जैसे आज के टाइम में सपोज आज डेट है आपकी 14 डेट है, 14/12/2024। आज का डॉलर का रेट चल रहा है 80 रुपीज़ एग्जाम्पल, ठीक है। अब ट्रांजेक्शन जो रिकॉर्ड हुई है वो हो रही है 24 तारीख के लिए, आज का रेट चल रहा है 80 रुपये, तो आज के रेट में ही ट्रांजेक्शन होगी। चाहे 24 तारीख में जनवरी में आपका डॉलर 60 रुपये हो या 120 रुपये हो, उससे कोई मतलब नहीं है। जो 80 रुपये डॉलर चल रहा है इतने रुपए में ही हम क्या करेंगे, ट्रांजेक्शन को मेट कर देंगे। मतलब आज के रेट के हिसाब से हमने ट्रांजेक्शन को लॉक कर दिया। भविष्य में चाहे वो 5 रुपये हो 10 रुपये हो, बढ़े घटे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। सच ट्रांजेक्शन आज साइन टुडे बट सम फ्यूचर, देखो साइन आज हो गया 80 रुपये में, अब वो फ्यूचर में चाहे रुपये उसका डॉलर का रेट कितना भी हो। इट हैंडल ट्रांजेक्शन मीट फॉर फ्यूचर डिलीवरी, फ्यूचर डिलीवरी इसके लिए होता है। रेट ऑफ एक्सचेंज डिटरमाइन इन दिस मार्केट इज ऑल्सो कॉल्ड अ फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट। इसको फॉरवर्ड और कॉन्ट्रैक्ट भी बोलते हैं। कॉन्ट्रैक्ट हो ना कि भैया 80 रुपये के हिसाब से हम आपको पेमेंट करेंगे, चाहे भविष्य में डॉलर 100 रुपये हो 120 रुपये हो कितना भी हो, इसमें हेडगिंग अलाउड होता है, ठीक है। तो ये फॉरवर्ड और स्पॉट मार्केट आपको ये मैंने आपको बता दिया। अगर आपको 3 मार्क्स में लिखने के लिए आता है तो आप उसको लिख सकते हैं। देखिए फंक्शन, ट्रांसफ़र फंक्शन क्या मतलब क्या होता है? ट्रांसफ़र फंक्शन का मतलब होता है आपने क्या किया, आपने इंडिया ने यूएस से कोई गुड्स खरीदा तो आपने उसको गुड्स ट्रांसफ़र कर दिया और उसने आपको पैसा ट्रांसफ़र कर दिया। समझ में आ गई बात। क्रेडिट फंक्शन भी कभी कभी क्या होता है, क्रेडिट फंक्शन क्या होता है, आज हमारे पास इतना पैसा नहीं है, मतलब 100 रुपये एग्जाम्पल की डील हुई, आपके पास 80 रुपये हैं, तो आपने कहा 80 रुपये मैं आपको दे रहा हूँ और 20 रुपये क्या हो गए, क्रेडिट हो गए, तो एक क्रेडिट हो गया। और हेडगिंग फंक्शन मैंने आपको समझा दिया तो फ्यूचर ट्रांजेक्शन्स में होता है, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉरेन एक्सचेंज रेट, स्पॉट मार्केट और फॉरवर्ड मार्केट। ये लास्ट टॉपिक है इसका, अगर 3 नंबर में आता है तो आप ये इसको ऐसे तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आया हो। आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और आप अगर इस पूरे चैप्टर के PDF चाहते हैं तो आप मुझे यहाँ पे जाके क्या कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, आप मुझसे PDF नोट्स को ले सकते हैं, ठीक है। तो कैसा लगा आपको वीडियो? थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।